आज ये हमारा फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस टॉपिक की डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो आज देखते हैं इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है और इसकी रिकॉर्डिंग क्या है, और फिर इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम आ जाएगा मैसेज में। जो भी क्वेश्चन में कंपनी का या पार्टी नेम गिवन होगा वो आपने टाइटल में लिख देना है। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी आपके पास, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 1 में भी आपको समझा दिया था कि इसमें 2 स्टेटमेंट बनती हैं, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसके भी 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं ट्रेडिंग और दूसरे पोर्शन को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपने टाइटल लिख देना है और फिर फॉर द ईयर एंडेड और आगे तारीख आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन में डेट गिवन होगी वो लिखा करनी है। फिर इसी तरह देखें, पार्टिकुलर्स एंड रुपीज़, ये डेबिट साइड आ जाएगी आपकी, और फिर पार्टिकुलर्स एंड रुपीज़ ये आपके पास क्रेडिट साइड आ जाएगी। तो ये सिंपल सा इसका हमारे पास फॉर्मेट है। तो देखें, जो इसका पहला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि ट्रेडिंग की जाती है गुड्स की, तो देखें इसका जो पहला पार्ट है उसमें गुड्स का सारा रिकॉर्ड हमारे पास आएगा। डेबिट साइड पे देखें, सबसे पहले हम हमेशा ओपनिंग स्टॉक लिखा करेंगे, यानी जितने से कारोबार शुरू किया। फिर परचेज और लेस परचेज रिटर्न करके हम नेट परचेजेस लिखा करेंगे। तो देखें ये डेबिट साइड पे हमने वो गुड्स को रिकॉर्ड किया है जो हमारे पास आती हैं, जिससे हम कारोबार करते हैं। और इसी की क्रेडिट साइड पे हम वो गुड्स रिकॉर्ड करेंगे जहां से हमारे पास इनकम जनरेट होती है, यानी उन गुड्स को सेल करने का रिकॉर्ड, प्लस जो सेल होने से बच गई, अनसोल्ड रह गई, क्लोजिंग स्टॉक, वो सब। तो देखिए हमने क्या किया, डेबिट साइड पे वो चीज़ें लिखी जितने से कारोबार शुरू करते हैं और जो चीज़ें हम मज़ीद खरीदते हैं, और क्रेडिट साइड पे हमने लिखी जो चीज़ें हम सेल कर लेते हैं, प्लस जो चीज़ें अनसोल्ड हमारे पास बच जाती हैं। क्योंकि गुड्स की रिकॉर्डिंग इस पोर्शन में हो रही है, इसलिए पहले पोर्शन को हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, क्योंकि ट्रेड मीन्स होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। प्लस हमने क्या लिखना होता है इसमें, देखें साथ डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं मैंने उसकी डिटेल मेंशन कर दी है। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक या तो चीज़ें खरीदने से होता है या फिर चीज़ें मैन्युफैक्चर करने से होता है। ऐसे एक्सपेंसेस को हम कहते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखनी होती है, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फर्स्ट पोर्शन होता है वहाँ लिखना है। जबकि क्रेडिट साइड पे मैंने मेंशन कर दिया है डायरेक्ट इनकम्स, और डायरेक्ट इनकम जो हमारे पास आती है वो 2 ही बातों की इनकम होती है, एक सेल और दूसरी क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर ली है। तो देखें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग आपको याद होनी चाहिए वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, नंबर 1 की रिकॉर्डिंग, और नंबर 2 डायरेक्ट इनकम। ये इजी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट इनकम में सिर्फ 2 ही बातें होती हैं, एक नेट सेल और दूसरी क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी अलहदा से आपको लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट इनकम की। लेकिन जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, इसकी आपको पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। फिर आपने करना क्या होगा कि आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसमें मिक्स चीज़ें गिवन होंगी, आपने बस हर आइटम को अपनी अपनी जगह पे लिखना है, तो फिर प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट पोर्शन होता है। तो फर्स्ट पोर्शन से जो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस निकलता है हम उसे कहते हैं ये ग्रोस है, खाम हालत में है, क्योंकि अभी इसमें मजीद एक्सपेंसेस और इनकम ने एडजस्ट होना होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये ग्रोस है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये ग्रोस है। देखें अगर हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, यानी ये वाली साइड डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की, और इनकम कम होगी यानी क्रेडिट साइड हमारे पास कम होगी, तो हमारे पास लॉस आएगा। और याद रखिएगा ये बैलेंस है, और बैलेंस के बारे में हमने पढ़ा होता है कि हमेशा छोटी साइड पे लिखा जाता है, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी होगी, इनकम वाली साइड छोटी होगी, इसलिए ग्रोस लॉस को हम फिर क्रेडिट वाली साइड पे लिखेंगे। और अगर हमारी क्रेडिट वाली साइड बड़ी होगी, यानी सेल और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज ज़्यादा होंगी परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की निस्बत, यानी हमारी डायरेक्ट इनकम ज़्यादा है डायरेक्ट एक्सपेंस की निस्बत, तो फिर हमें प्रॉफिट होगा। और क्योंकि एक्सपेंस वाली साइड छोटी है, तो इसलिए जो ग्रोस प्रॉफिट की नेट वैल्यू निकलेगी, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, उसे हम डेबिट साइड पे फिर लिखा करेंगे।
तो हमारे पास दोनों में से कोई एक सिनेरियो आएगा, या तो ग्रोस लॉस निकलेगा या फिर ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा, जिसको हमने नेक्स्ट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला पोर्शन है उसमें शिफ्ट कर दिया करना है, ट्रांसफर कर दिया करना है। तो देखें ग्रोस प्रॉफिट क्योंकि हमने लिखा होगा डेबिट साइड पे और प्रॉफिट इनकम को शो करता है, यही वजह है कि इसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट यानी इनकम वाली साइड पे। और जो ग्रोस लॉस होगा अगर, तो क्योंकि लॉस एक्सपेंस को शो करता है और इसे हमने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट वाली साइड पे, क्योंकि लॉस एक्सपेंस वाली साइड पे शो होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर जो भी निकलेगा ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, उसे हमने नेक्स्ट पोर्शन में ट्रांसफर कर देना है, जो कि हमारा पोर्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसमें ये बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद आपने दो बातें लिखा करनी है। फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक कारोबार को चलाने या चीज़ों को बेचने से होगा। तो हमारे पास ये आ जाएंगी एक्सपेंस वाली साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसी तरह इनडायरेक्ट इनकम आ जाएंगी इनकम वाली साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस के हिस्से में। और फिर से वही बात कि अगर हमारी इनडायरेक्ट इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल बड़ा होगा एक्सपेंसेस की निस्बत, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की निस्बत, तो फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा, जिसे हम एक्सपेंस वाली साइड पे लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंस वाली साइड छोटी होगी। और अगर हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाले साइड का टोटल बड़ा आएगा, तो फिर बैलेंस को हम इनडायरेक्ट इनकम वाली साइड पे लिखेंगे और फिर हम उसे नेट लॉस कहेंगे। और ये जो आंसर निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया करना है बैलेंस शीट। तो सम अप करता हूँ मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को। सबसे पहले स्टॉक एंड परचेज लिखा करने हैं आपने डेबिट साइड पे, और सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखा करना है आपने क्रेडिट साइड पे। इसके बाद चार चीज़ों की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आने हैं। फिर डायरेक्ट इनकम, ये तो सिंपल है, ये दो ही बातें होती हैं जो हम ऊपर ऑलरेडी लिख चुके होंगे, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। फिर नंबर 3 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे, इसकी लिस्ट याद होनी चाहिए। और इनडायरेक्ट इनकम्स, इसकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है। तो ये चार बातें अगर आपको याद हों, तो आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसकी डिटेल पढ़ के डायरेक्ट एक्सपेंस को अपनी जगह लिख दें, डायरेक्ट इनकम को अपनी जगह लिख दें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपनी जगह लिख दें और इनडायरेक्ट इनकम को अपनी जगह लिख दें। उसके बाद देखें बड़ी साइड कौन सी है, उसके हिसाब से ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, और उसी हिसाब से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आप उसे कैलकुलेट करना। और फिर जो आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस होगा उसे आपने ट्रांसफर कर दिया करना है बैलेंस शीट में। तो अब देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसमें भी वैसे ही पहले नेम आएगा, पार्टी नेम जो क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर टाइटल आएगा बैलेंस शीट, और फिर डेट आएगी एज एट। याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम तारीख लिख रहे थे तो फिर हमने लिखा था फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन जब बैलेंस शीट में डेट लिखनी है तो इसको आपने लिखना है एज एट के साथ। और फिर उसी तरह आइटम नंबर 5 आ जाएगी, जिसकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। बैलेंस शीट की एक साइड पे सारे आ जाएंगे एसेट्स, और बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे सारी आ जाएंगी लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटी के अंदर ही एक हेड आपने बना लेना ओनर्स इक्विटी का। तो ओनर्स इक्विटी में क्या क्या आता है, सबसे पहले कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर उसमें से लेस किया करनी है ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में गिवन है, यानी वो पैसे या वो चीज़ें जो ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर ले गया। तो कैपिटल में से अगर ड्राइंग्स गिवन हो वो माइनस करेंगे, फिर इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट को और लेस किया करेंगे नेट लॉस को, जो कि कोई एक सिचुएशन हमारे पास गिवन होगी। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा। अगर तो नेट प्रॉफिट निकला तो उसे ऐड कर दिया करना है आपने यहाँ ओनर्स इक्विटी में, और अगर नेट लॉस निकला तो उसे आपने माइनस कर दिया करना है ओनर्स इक्विटी में। तो आपका फाइनल आंसर बाहर आ जाएगा। फिर हम टोटल किया करेंगे एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का, तो जो टोटल आएगा हमारे पास दोनों साइड्स का वो बराबर आना चाहिए। तो टोटल 6 बातें हो गई आपके पास। 4 बातें हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। नंबर 5 हमारे पास आ जाएगा एसेट्स, और नंबर 6 आ जाएगा हमारे पास लाइबिलिटीज। तो 6 बातों की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये 6 बातों की लिस्ट याद है तो फिर आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो क्वेश्चन में डिटेल गिवन है उसे आपने अपनी अपनी जगह लिखना है। एसेट और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में आ जाएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम
ट्रेडिंग अकाउंट वाले हिस्से में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले हिस्से में। ये टोटल 6 बातों की डिटेल आपको आनी चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इन्हीं की डिटेल बता देता हूँ। तो देखिए लिस्ट यहाँ पे गिवन है जो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार कर लेनी है। तो नंबर 1 पे हमने पढ़ लिया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आइटम्स टू बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे शोन है। तो ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, जिसना भी हमने पढ़ भी लिया। नंबर 1 इज ओपनिंग स्टॉक, जितने से हम कारोबार शुरू करते हैं। नंबर 2 इज नेट परचेजेस, यानी परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नंबर 3 कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड, एक ही बात है, अगर कैरेज लिख दें या कैरेज इनवर्ड लिख दें, यानी ऐसे किराए को हम कहते हैं जो हम चीज़ें खरीद कर अपनी दुकान में या अपने स्टोर रूम में लाने तक के लिए करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस हमने पढ़ा था, तमाम वो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा होते हैं जिनका ताल्लुक या तो चीज़ें परचेज करने से होता है या फिर चीज़ें मैन्युफैक्चर करने से होता है। नंबर 4 देख लें, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, सेम उसी तरह जैसा कैरेज था वैसे ही फ्रेट भी है, यानी कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट, इनका मतलब है कि वो किराया जो हमने सामान खरीद कर लाने पर किया हो। इसी तरह वेजेस उन तनख्वाहों को कहते हैं, उजरत को कहते हैं, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करवाने के लिए हम पे करते हैं। सेम इस तरह वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज में फ़र्क होता है। सैलरीज नॉर्मली हम कहते हैं ऑफिस के स्टाफ को, तो जो सैलरीज का एक्सपेंस है ये इनडायरेक्ट होता है। और वेजेस कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के स्टाफ की पे को, तो ये डायरेक्ट होता है। लेकिन अगर दोनों नाम इकट्ठे आ जाएं तो हम डिसीजन करेंगे फर्स्ट वाले वर्ड के हिसाब से। जिस तरह देखें वेजेस एंड सैलरीज इकट्ठा आया हुआ है, लेकिन क्योंकि पहले वेजेस लिखा हुआ है तो इसे हम फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। नंबर 8 इसी तरह फैक्ट्री रेंट, यानी फैक्ट्री का किराया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। फिर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, यानी उस सामान की इंश्योरेंस हमने पे किया जो हमने खरीदा है जो रास्ते में। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट टैक्सेस, इन सब का ऑलमोस्ट मतलब एक ही है, यानी जब हम अगर दूसरे मुल्क से सामान मंगवाएं तो उस पर जो कस्टम का टैक्स अदा करते हैं, एक्साइज की ड्यूटी अदा करते हैं, तो क्योंकि इसका ताल्लुक भी सामान खरीदने से है तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसी तरह फिर हमारे पास है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस कहते हैं जब हमारा सामान किसी दूसरे मुल्क या इलाके से आता है तो बंदरगाह पे सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है गोदाम में, तो उसके जो हम चार्जेस पे करते हैं उसे हम कहते हैं डॉक चार्जेस। क्योंकि इसका ताल्लुक भी चीज़ें खरीदने से है इसलिए ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कहते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में एंटर होने की जो ड्यूटी टैक्स पे किया जाता है, तो इसका ताल्लुक भी चीज़ें खरीदने से होता है, सामान के लेके आने से होता है, इसलिए ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। नंबर 16 है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यानी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने का एक्सपेंस। फिर वाटर एंड गैस, यानी पानी और गैस का खर्चा, इसका ताल्लुक भी मैन्युफैक्चरिंग से है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कोल एंड फ्यूल, ईंधन का खर्चा, तेल का खर्चा, कोयले का खर्चा, इसका ताल्लुक भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने से है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी कहते हैं जब हम कोई सीक्रेट फार्मूला या प्रोडक्ट बनाने का फार्मूला किसी से लेकर यूज़ करते हैं तो उसके पैसे अदा करते हैं, तो इसका ताल्लुक भी क्योंकि चीज़ें मैन्युफैक्चर करने से है इसलिए ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और 20 पे है फैक्ट्री सुपरवाइज़र, ये सुपरवाइज़र है फैक्ट्री का। याद रखिएगा कोई भी ऐसा खर्चा जिसका ताल्लुक फैक्ट्री से हो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, क्योंकि फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो तमाम ऐसे खर्चे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब सेकंड कैटेगरी पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनकम, जो हमने पढ़ ली थी, ये बड़ी सिंपल सी होती हैं, दो ही बातें होती हैं इसमें। तो देखें, आइटम्स टू बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड में हमने पढ़ लिया था डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और वो कौन कौन से एक्सपेंस है उसकी हमने लिस्ट पढ़ ली। अब देखें ट्रेडिंग अकाउंट की जो क्रेडिट साइड पे आते हैं डायरेक्ट इनकम, वो सिर्फ दो ही हैं, नेट सेल, नेट सेल मतलब सेल्स माइनस सेल रिटर्न, एंड नंबर 2 इज क्लोजिंग स्टॉक। सिर्फ दो बातें हैं जो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आती है। थर्ड लिस्ट पढ़ते हैं हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी ऐसे एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। तो देखें, आइटम्स टू बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो चीज़ें जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है। तो इसकी लिस्ट देख लेते हैं। नंबर 1 इज सैलरी, मैंने समझा दिया था, यानी वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं ऐसे एक्सपेंस जिनका ताल्लुक
चीज़ें सेल करने से होता है या कारोबार चलाने से होता है। तो सैलरीज मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ाते हुए ही समझा दिया था, यानी ऐसे लोगों की तनख्वाहें जिनका ताल्लुक ऑफिस से हो या मैनेजमेंट से हो, तो उसे हम कहते हैं सैलरीज। नंबर 2 इज सैलरीज एंड वेजेस। ये कॉन्सेप्ट भी पहले समझाया था कि अगर ये दो नाम इकट्ठे आ जाएं तो हम अपना डिसीजन पहले वर्ड के हिसाब से करेंगे। अगर वेजेस का वर्ड पहले होता तो हम कहते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, और अगर सैलरीज का वर्ड अब पहले है तो हम कहेंगे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नंबर 2 इज रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, यानी किराया अदा करना, रेट अदा कर देना या टैक्स अदा कर देना, तो ये भी कारोबार के चलाने से इनका ताल्लुक है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो। नंबर 4 पोस्टेज एंड टेलीग्राम, यानी पोस्ट करना, खत भेजने का या टेलीग्राम ईमेल भेजने का जो खर्च है, इसका ताल्लुक भी ऑफिस के चलाने से है, इसलिए ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। इस तरह ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस का बिजली का बिल, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरेज आउटवर्ड, यानी चीज़ें लेकर जाने का खर्चा। जो ऊपर हमने तीनों पढ़े हैं, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इन तीनों का ताल्लुक भी ऑफिस के चलाने से है, इसलिए ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। कैरेज आउटवर्ड का ताल्लुक जो है चीज़ें सेल करने से होता है, तो हमने पढ़ा था तमाम ऐसे खर्चे जिनका ताल्लुक कारोबार चलाने या चीज़ें सेल करने से हो वो इनडायरेक्ट होते हैं। कैरेज आउटवर्ड मतलब उन चीज़ों का किराया जो हमने आउट की हैं यानी सेल की हैं। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट, इसका ताल्लुक भी चीज़ें सेल करने से है। सेलमैन सैलरी, चीज़ें सेल करने का ताल्लुक है, इसलिए ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कमीशन, इसका ताल्लुक भी चीज़ें सेल करने से है। इंश्योरेंस करवा लेना, पहले हमने पढ़ा था इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कहते हैं जो सामान खरीदा है उसकी रास्ते की इंश्योरेंस, और ये इंश्योरेंस है नॉर्मली या तो ये ऑफिस के लिए होगी या सेल के सामान के लिए होगी, तो ऐसी इंश्योरेंस को फिर हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी अगर आप सेलिंग पर्पज़ के लिए, ऑफिस पर्पज़ के लिए ट्रैवल करते हैं, उसका एक्सपेंस है। बैड डेट्स, यानी पैसों का डूब जाना, ऐसे पैसे जो हमने किसी से लेने थे, रिकवर करने थे, लेकिन कंफर्म हो गया कि वो रिकवर नहीं होंगे, इसका ताल्लुक भी सेल से है, इसलिए ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। ऐसे ही पैकिंग एक्सपेंस सेल से ताल्लुक है। डेप्रिसिएशन, ये नॉर्मल एक्सपेंस है, बिजनेस रनिंग एक्सपेंस है, यानी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाना। जब आप एसेट यूज़ करते हैं, फर्नीचर यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो ये भी नॉर्मल बिजनेस रनिंग एक्सपेंस है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। सेम इस तरह रिपेयर्स, सामान ठीक करवाना, ऑडिट फीस, ऑडिट करवाने की फीस अदा करना, बिजनेस रनिंग एक्सपेंस है, ये भी इनडायरेक्ट होगा। ऐसे ही मैनेजर फ़ी, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, ये भी सारे बिजनेस रनिंग एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस, बैंक अपने चार्जेस काट ले। लीगल चार्जेस, कोई केस में लीगल चार्जेस अदा किए आपने, ये भी बिजनेस रनिंग एक्सपेंस है, ये भी इंटरेक्ट होंगे। ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट। डिलीवरी चार्जेस, इसका ताल्लुक सेल से है, यानी सामान सेल करने का जो एक्सपेंस है वो भी इंटरेक्ट होता है। फिर डिस्काउंट अलाउड, इसका ताल्लुक भी सेल से है, यानी सेल करते वक्त डिस्काउंट दे देना, तो ऐसा एक्सपेंस भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो अगर उन्हें डिस्काउंट दे देंगे यानी उनसे कम पैसे रिकवर करेंगे, तो ये भी हमारा जो एक्सपेंस है इंटरेक्ट बनेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर इंटरेस्ट अदा करना नॉर्मल एक्सपेंस है, ये भी इंटरेक्ट होगा। जनरल एक्सपेंस, यानी नॉर्मल कोई भी एक्सपेंस हो, स्टेशनरी का एक्सपेंस, इस तरह के जो नॉर्मल रनिंग एक्सपेंस है, इस तरह मार्केटिंग एक्सपेंस, तो ये सारे वो एक्सपेंस की लिस्ट है जिनका ताल्लुक या तो कारोबार के चलाने से है यानी नॉर्मल एक्सपेंसेस है, या फिर इनका ताल्लुक चीज़ें सेल करने से, तो ऐसे तमाम एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट लिस्ट पढ़ते हैं हम, इनडायरेक्ट इनकम। ये भी जितने एक्सपेंस हमने पढ़े हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, अगर वही सारे नाम हों लेकिन वो अमाउंट हम रिसीव कर लें, तो हमारी बन जाती है इनडायरेक्ट इनकम। जिस तरह एग्जांपल मैं दे देता हूँ, डिस्काउंट, डिस्काउंट पे कर रहे हो तो वो एक्सपेंस होगा, और अगर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो इनडायरेक्ट इनकम होगी। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ऐसे तमाम एक्सपेंसेस या इनकम्स जो कॉमन है, जिस तरह इंटरेस्ट पेड भी होता है, इंटरेस्ट रिसीव भी होता है, रेंट पेड भी होता है, रेंट रिसीव भी होता है। अगर तो इनके साथ पेड और रिसीव लिखा हुआ है तो फिर तो बड़ा क्लियर हो जाता है हमें कि पेड लिखा है तो एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिख दो, और अगर रिसीव किया हुआ है तो इनकम होगी, इनडायरेक्ट इनकम में लिख दो।
लेकिन अगर इनके साथ कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ इंटरेस्ट लिख दे या सिर्फ रेंट लिख दे, तो याद रखिएगा फिर आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसको एक्सपेंस ट्रीट करना है, फिर आपने इनकम में नहीं लिखा करना। अगर साथ इनके कोई निशानी मौजूद ना हो तो फिर आप उसे एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो इनडायरेक्ट इनकम की लिस्ट पढ़ लेते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है। देखिए, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स अगर रिकवर हो जाएं, यानी वो पैसे जो हमने कंफर्म कर दिया था नहीं मिलने लेकिन अब मिल गए, तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। डिविडेंड रिसीव, यानी कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा रिसीव किया हमने, उसे हम कहते हैं डिविडेंड, तो ये भी इनकम होगी। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर वो लोग थे जिनको हमने पैसे देने थे, उनसे डिस्काउंट मिल गया, यानी हमने कम पैसे दिए, हमारी बचत होगी, तो ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। मिसलेनियस रेवेन्यू मतलब छोटी छोटी इनकम, मिसलेनियस मतलब होता है मुख्तलिफ छोटी छोटी इनकम्स। इसका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट क्योंकि हमें मिलता है इसलिए इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हमें मिलता है, ये भी इंडायरेक्ट इनकम होगी। और इंटरेस्ट ऑन पीएलएस अकाउंट, ये भी हमारी इंडायरेक्ट इनकम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेल और क्लोजिंग स्टॉक के अलावा बाकी सारे पैसे जो हमें रिसीव हो रहे हो वो हमारी इंडायरेक्ट इनकम हो। तो ये चार हमने लिस्ट पढ़ ली जिनसे हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तो अगर आप ये लिस्ट याद कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सी चीज़ों को हमने अपनी अपनी जगह कहाँ कहाँ लिखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लिस्ट नंबर 5 एंड 6 जो हमने बैलेंस शीट में लिखनी होती है। तो लिस्ट नंबर 5 है एसेट्स की। कौन कौन से एसेट? वो तमाम चीज़ें जो ऑनरशिप में हो, बिजनेस की ऑनरशिप में हो या जिन पर बिजनेस का हक हो, वो सारे एसेट्स हैं। तो देखें, कैश एट बैंक, वो पैसे जो बैंक में पड़े हैं। कैश इन हैंड, वो पैसे जो बिजनेस में हमारे पास पड़े हैं। बैंक बैलेंस, यानी बैंक में पड़े हुए पैसे। इन्वेस्टमेंट, जो हमने किसी दूसरे कारोबार में सरमायाकारी की हो। क्लोजिंग स्टॉक, अब ये क्लोजिंग स्टॉक याद रखें, अभी हमने इसको पढ़ा था डायरेक्ट इनकम में, यानी सेल के साथ भी क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है और बैलेंस शीट एसेट्स में भी क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है। लेकिन ऐसा तब करेंगे हम जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से बाहर हो, यानी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि अगर टेबल जो गिवन होता है हमारे पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस, अगर तो ये उसमें गिवन है तो फिर हम सिर्फ इसे बैलेंस शीट एसेट में लिखेंगे, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को हमने डायरेक्ट इनकम यानी सेल के साथ नहीं लिखना। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन से बाहर गिवन हो, टेबल से बाहर गिवन हो, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक टेबल के नीचे या टेबल से बाहर गिवन है तो फिर हम इसे दोनों जगह लिखा करेंगे, यानी डायरेक्ट इनकम वाले हिस्से में सेल के साथ भी लिखेंगे और बैलेंस शीट में एसेट्स में भी लिखेंगे। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर, वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं, हमारा हक है इसलिए एसेट होंगे। बिल रिसीवेबल, वो बिल जिनके पैसे हमने लेने हैं। गुडविल, बिजनेस का अच्छा नाम होना एसेट होता है। पेटेंट, किसी फार्मूले का लाइसेंस होना आपके पास। कॉपीराइट, किसी बुक का लाइसेंस होना आपके पास, ये भी हमारा एसेट है। ट्रेडमार्क, बिजनेस का लोगो, बिजनेस नेम का लाइसेंस होना। टेक्निकल नो हो, नॉलेज होना। लोन टू पार्टी, अगर हम किसी को कर्जा दे दें तो हमारा हक है कि हमने वो पैसे वापस लेने हैं। वैसे नॉर्मली जो लोन है, कर्जा है, उसे लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब लोन टू आ जाए यानी हमने किसी को कर्जा दिया, इट मीन्स वो हमारे पैसे हैं, उस पर हमारा हक है तो हमारा एसेट होगा। इसी तरह लैंड, ज़मीन, बिल्डिंग, प्लांट, प्लांट मतलब बड़ी मशीनरी, इसका मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, फिक्सचर मतलब ऐसा फर्नीचर जो हम दीवार में या छत पे फिक्स कर देते हैं, जिसका पंखा होता है, एसी होता है। मोटर व्हीकल, गाड़ी होना। लूज टूल्स, औजार। प्रेमिसेस, चार दीवारी कोई प्लॉट होना आपके पास, ये सारे भी एसेट्स हैं। फिर है इनकम रिसीवेबल, यानी ऐसे पैसे जो हमने अभी रिसीव करने हैं, किए नहीं है, क्योंकि हमने अभी रिसीव करने हैं इसलिए ये हमारा हक होगा। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने वक्त से पहले अदा कर दिए हों, तो क्योंकि खर्चा हमने वक्त से पहले अदा कर दिया है इसलिए हमारा हक होगा। 25 इज डेफर्ड कॉस्ट, यानी ऐसे खर्चे जिसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म चलता रहता है, जब तक कारोबार चले तब तक उसका फ़ायदा होता रहता है, तो ऐसी कॉस्ट को भी हम एसेट कहते हैं। एग्जाम्पल होती है इसकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो कंपनी बनाने से पहले कर दिए जाएं, तो क्योंकि ये नेसेसरी एक्सपेंस होते हैं, ये हम करेंगे तो ही कारोबार चल सकेगा, इसलिए हम ऐसे एक्सपेंसेस के बेनिफिट को लॉन्ग टर्म तक लेकर जाते हैं,
यानी जब तक कंपनी चलेगी उस खर्चे का फ़ायदा हमें होता रहेगा, इसलिए ऐसे एक्सपेंसेस को जो है हम एसेट कहते हैं। तो ये सारी लिस्ट थी एसेट्स की जो हमने बैलेंस शीट में लिखना है। अब आगे लिस्ट देखते हैं हम लाइबिलिटीज़ की। नंबर 1 इज सन्ड्री क्रेडिटर या अकाउंट्स पेबल, ऐसे लोग जिनको हमने पैसे देने हैं यानी हमारी जिम्मेदारी है। लाइबिलिटी में तमाम वो चीज़ें आ जाएंगी जो हमारी जिम्मेदारी हो, हमने रकमें अदा करनी है। नंबर 2 बिल्स पेबल, ऐसे बिल जिसके हमने पैसे अदा करने हैं। नंबर 3 बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकलवा लेंगे और वो हमने बैंक को वापस करना है, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह लोन, कर्जा, लोन फ्रॉम पार्टी, किसी पार्टी से कर्जा ले लेना। रिजर्व्स, रिजर्व्स ऐसे पैसों को कहते हैं जो किसी खास मकसद के लिए बिजनेस में सेव कर लिए जाते हैं, तो ये भी बिजनेस पर लाइबिलिटी होती है कि जब तक वो खास मकसद पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये लाइबिलिटी रहेगी। फिर लॉन्ग टर्म डेट, ऐसे कर्जे जिनका दुरानिया 5 साल से ज़्यादा हो। ये डिबेंचर, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, यानी ऐसे कर्जे जो हम कंपनी को दें और कंपनी उसके एवज हमें सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि नॉर्मली इसकी ड्यूरेशन भी 5 साल से ज़्यादा होती है, तो इसे भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ही कंसिडर किया जाता है। मॉर्टगेज, ये भी कर्जा है, यानी अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के कागजात सिक्योरिटी रखवा के अगर कर्जा लें उसे हम कहते हैं मॉर्टगेज है। कस्टमर डिपॉजिट, कस्टमर ने बैंक में जो पैसे जमा करवाए हों या हमारे पास पैसे जमा करवाए हों तो वो भी हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो पैसे एक्चुअली कस्टमर के हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए पैसे अदा कर लेना, ये भी लाइबिलिटी है। जब तक आप अदा नहीं कर देंगे टैक्स तब तक लाइबिलिटी रहेगी। लॉ सूट्स पेएबल, यानी आपका कोई केस चल रहा है और उस केस की वजह से आपको पैसे अदा करने पड़ जाएं तो वो लाइबिलिटी है। इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी आपने आमदनी वक्त से पहले ही ले ली। इट मीन्स अब आप पर जिम्मेदारी बन गई कि आपने उस पैसों के एवज अभी काम करना है। इस तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा है लेकिन अभी तक अदा नहीं किया, तो जब तक अदा नहीं करेंगे तब तक लाइबिलिटी रहेगी। और नंबर 15 ऑनर्स इक्विटी, जो मैंने आपको फॉर्मेट में भी समझा दिया था कि लाइबिलिटी साइड पे आपने ऑनर्स इक्विटी की हेडिंग बनानी है, जिसमें आपने लिखा करना है कैपिटल, माइनस किया करेंगे उसमें से ड्राइंग्स, माइनस किया करेंगे नेट लॉस और ऐड किया करेंगे नेट प्रॉफिट। तो ये 6 लिस्ट हैं जो आपको याद होनी चाहिए ताकि आप फाइनल काउंट का क्वेश्चन कर सकें। प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन regarding easy and cooperation where credit balances are equal to debit balances। क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट साइड बराबर होती है, इसलिए वो लिख रहा है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो हैं वो आपस में बराबर है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ इजी कॉर्पोरेशन फॉर 31 दिसंबर 2017, यानी बिजनेस नेम आ जाएगा हमारे पास इजी एंड कॉर्पोरेशन, तारीख आ जाएगी 31 दिसंबर 2017, और दोनों स्टेटमेंट बनाने के लिए उसने कहा हुआ है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी आइटम ने कौन सी जगह पे रिकॉर्ड होना है। याद रखना है हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं जहाँ पे चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट पोर्शन है डेबिट साइड पे। सेकंड वन इज डायरेक्ट इनकम, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा पोर्शन है क्रेडिट साइड पे। थर्ड वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोर्शन है डेबिट साइड पे। फोर्थ वन इज इनडायरेक्ट इनकम, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोर्शन है क्रेडिट साइड पे। फिफ्थ वन इज बैलेंस शीट की एसेट साइड एंड सिक्स्थ वन इज बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो देखते हैं कौन से पॉइंट की रिकॉर्डिंग कहाँ आनी है। फर्स्ट वन उसने कहा है कैपिटल, तो कैपिटल हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ओनर्स इक्विटी की हेडिंग के अंदर हमने इसको लिखना होता है। आगे है परचेजेस, इसे हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस वाले हिस्से में। फिर है वेजेस, ये भी आ जाएगा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। फिर है सैलरीज, ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, अभी हमने लिस्ट भी पढ़ी थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे।
फिर है कमीशन, ये भी आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, ये भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर है मशीनरी, ये हमारे पास एसेट है, ये आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। फिर है डेटर्स, ये भी हमारे पास एसेट है, ये भी आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। फिर है क्लोजिंग स्टॉक, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्लोजिंग स्टॉक सेल्स में भी आता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी, और क्लोजिंग स्टॉक एसेट में भी आता है। तो मैंने ट्रिक आपको बता दी थी, अगर तो इस टेबल के बाहर लिखा होता, इस टेबल के नीचे अलहदा से लिखा होता, यानी जिसे हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, वहाँ लिखा होता, फिर इसे दोनों जगह लिखना है। और अगर ये टेबल के अंदर गिवन हो तो आपने फिर इसे सिर्फ एक जगह लिखना है, वो भी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखेंगे, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में अब आपने इसे नहीं लिखना। आगे बढ़ते हैं, सेल्स, ये आ जाएगा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, यानी ये डायरेक्ट इनकम है। फिर डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे, यानी इनडायरेक्ट इनकम है। फिर डेप्रिसिएशन, ये हमने लिस्ट पढ़ ली थी, एक नॉर्मल एक्सपेंस है, तो नॉर्मल एक्सपेंस हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा। बिल्स पेएबल, ये लाइबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटर, ये भी जिम्मेदारी है, वो लोग जिनके पैसे हमने अदा करने हैं, तो ये भी बैलेंस शीट में आ जाएगा लाइबिलिटी साइड पे। स्टॉक के साथ देखें फर्स्ट तारीख लिखी है, इट मींस ये ओपनिंग स्टॉक है, और ओपनिंग स्टॉक हमने पढ़ा था, ये सबसे पहले रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेजेस से ऊपर। फिर डिस्काउंट, देखें इस डिस्काउंट के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना पेड लिखा है ना रिसीव लिखा है, तो मैंने आपको समझा दिया था अगर इनके साथ कुछ ना लिखा हो तो हम फिर इन्हें एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। और डिस्काउंट क्योंकि नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इसलिए ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। और फिर है फ्रेट, फ्रेट हमने पढ़ लिया था, चीज़ें खरीदने के किराए को कहते हैं, याद रखिएगा, फ्रेट, कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन, अगर इनके साथ इनवर्ड लिख दे तो इसका मतलब होता है कि सामान खरीदने का किराया अदा किया। अगर इनके साथ आउटवर्ड लिख दे तो इसका मतलब होता है ये सामान बेचने का किराया अदा किया। तो अगर इनवर्ड लिखे तो डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे, अगर आउटवर्ड लिख दे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे, और अगर कुछ भी ना लिखे तो फिर हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। इट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। तो देखें क्वेश्चन पढ़ के हमने हर आइटम की जगह डिसाइड कर ली है, अब इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं, सोल्यूशन में देखें। सबसे पहले टाइटल आ गया हमारे पास, इजी एंड कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम, फिर स्टेटमेंट का टाइटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर तारीख आ गई फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। सोल्यूशन देखें, सबसे पहले हमने लिख लिया ओपनिंग स्टॉक जो कि गिवन था 10,000, फिर हमने लिखना होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं थी तो उसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो 2 लाख में से 0 माइनस करेंगे, फाइनल वैल्यू 2 लाख हमारे पास आ जाएगी आउटर कॉलम में। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस हमने यहाँ लिखने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, तो 2 डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन थे, एक वेजेस 40,000 और एक फ्रेट 30,000 तो ये आ गई हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। फिर हम देखते हैं तो हमारे पास है सेल, जो क्वेश्चन में गिवन थी 2,10,000, सेल रिटर्न क्वेश्चन में नहीं थी, तो 0 माइनस करने के बाद वैल्यू आ गई 2,10,000। और क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ नहीं लिखना था क्योंकि टेबल के अंदर गिवन था, अगर क्लोजिंग स्टॉक टेबल के अंदर गिवन हो तो उसे फिर सिर्फ हम बैलेंस शीट एसेट में लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद अगर हम टोटल करें तो डेबिट साइड का टोटल बन रहा था हमारे पास 10,000, 2 लाख, 40,000 एंड 30,000, इसको मिलाएं तो हमारे पास टोटल आ जाता है 2,80,000, जबकि क्रेडिट साइड में सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू थी 2,10,000। तो बड़ी साइड क्योंकि डेबिट साइड है तो उसका टोटल हमने लिखा दोनों तरफ, 2,80,000 को डेबिट साइड के टोटल में भी लिखा और 2,80,000 को हमने क्रेडिट साइड के टोटल में भी लिखा। तो देखें फिर हमारे पास आंसर आ जाए ग्रोस लॉस, क्योंकि हमारी एक्सपेंस वाली साइड बड़ी है और इनकम वाली साइड छोटी है। इनकम साइड का टोटल आ रहा था 2,10,000
और एक्सपेंस साइड का टोटल आ रहा था 2,80,000। तो जब 2,80,000 में से 2,10,000 हमने माइनस किया तो बैलेंस बच गया 70,000। और क्योंकि छोटी साइड इनकम वाली है तो इनकम साइड पे हम लिखेंगे ग्रोस लॉस कैरिड डाउन 70,000 से। अब इस लॉस को हम आगे ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि लॉस एक्सपेंस है तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाली साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट पोर्शन में हमने इसे ट्रांसफर कर दिया ग्रोस लॉस ब्रॉट डाउन 70,000 रुपीज से। जी आगे देखें तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में पढ़ लिए थे, जो कि हमारे पास गिवन थे सैलरीज 40,000 से, कमीशन 7,000 से, डेप्रिसिएशन 3,000 से एंड डिस्काउंट 5,000 से। तो ये सारे हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे जिसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया। और सिर्फ एक इनडायरेक्ट इनकम थी डिस्काउंट रिसीव 15,000 से, जिसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब फिर से देखें तो जो डेबिट साइड है यानी एक्सपेंस वाली साइड है, इसका टोटल बड़ा आ रहा है 70,000, 40,000, 7,000, 3,000, 5,000। इसे ऐड करें तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 1,25,000। इस टोटल को पहले हमने दोनों साइड पे लिख लेना है, 1,25,000 डेबिट साइड के टोटल में भी और 1,25,000 क्रेडिट साइड के टोटल में। फिर सिर्फ एक इनकम थी 15,000 की, से माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास जो बैलेंस निकल आएगा वो 1,10,000 निकल आएगा, जिसे हम नेट लॉस कहेंगे, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा थे और इनकम कम थी इसलिए लॉस होगा। तो देखिए हमने लाइन लिख दी, नेट लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 1,10,000 से, जिसे हम बैलेंस शीट में ओनर्स इक्विटी में जाके ट्रांसफर करें। तो यहाँ तक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। अब देखते हैं हम अपनी बैलेंस शीट। तो इजी एंड कोऑपरेशन टाइटल आ गया, फिर बैलेंस शीट स्टेटमेंट का नाम और एज एट के बाद हमने आगे तारीख लिख दी 31 दिसंबर 2017। फिर क्वेश्चन में हमने एसेट्स पढ़े थे तो 3 एसेट थे हमारे पास। एक थे मशीनरी 90,000 से, फिर डेटर 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक था 20,000 से, जो कि टेबल में गिवन था तो हमने सिर्फ बैलेंस शीट में से लिखना था। 2 लाइबिलिटीज थी हमारे पास, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर, इनकी अमाउंट लिख दी 10,000 एंड 5,000। फिर ऑनर्स इक्विटी में सिर्फ कैपिटल गिवन था, ड्राइंग्स नहीं था, उसे छोड़ दें। तो कैपिटल की अमाउंट थी 2,10,000, जिसमें से हमने माइनस किया नेट लॉस की वैल्यू को, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल आंसर निकला था 1,10,000। तो 2,20,000 कैपिटल की वैल्यू में से नेट लॉस की वैल्यू माइनस की तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 1,10,000। इस आंसर के बाद हमने एसेट साइड का भी टोटल करना होता है, लाइबिलिटी साइड का भी टोटल करना होता है, जो कि टोटल बराबर आना चाहिए। तो अगर लाइबिलिटी साइड का टोटल देखें तो 10,000 5,000 टोटल हो गया 15,000। इसमें ऐड करेंगे हम 1,10,000 तो हमारा टोटल बन जाएगा 1,25,000 लाइबिलिटी साइड का। और इस तरह अगर एसेट साइड का टोटल देखें तो 90,000 में 15,000 ऐड करें प्लस 20,000 तो ये भी टोटल आ गया हमारे पास 1,25,000, यानी दोनों टोटल हमारे पास बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का साथ बैलेंस शीट।